हमारे अग्रजा मित्रगण, प्रतियोगी परीक्षार्थी, छात्र प्रवर, छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, मेरे व्याख्यान में अभी तक आपने सुना कि छायावाद पिछले अध्याय में, इसके बाद छायावादोत्तर काल प्रारंभ होता है जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद की पुनरावृत्ति हम थोड़ी सी कर लें कि छायावाद का तात्पर्य है छाया का आभास होना, यानी रीति काल के बाद जो कवि हुए, इनकी रचनाओं में कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ साथ यथार्थ का बोध और उस यथार्थता में कहीं कहीं प्रचुर मात्रा में, कहीं अल्प मात्रा में उस प्रकृतिवाद या प्रकृति के सहचरी, प्रिया, प्रेमिका, माता, नारी का रूप चित्रण करते हुए इन कविताओं में उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का इनकी कविताओं में अर्थ आभास होता है, छाया प्राप्त होती है। आभास होना ही छाया होना है, और छाया इसी नाते इस काल की रचनाओं को छायावाद नाम दिया गया। प्रकृति के मानवीकरण के रूप में इन कवियों ने प्रकृति की अचेतन सत्ता में उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के चेतन सत्ता का आभास कराया, परछाई दिलाया, छाया दिलाया, छाया का आभास कराया। इसलिए इस काल को छायावाद नाम दिया गया। छायावाद के बृहद त्रयी में प्रसाद, पंत, निराला आते हैं, और लघु त्रयी में महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और निराला जी भी इसमें आते हैं लघु त्रयी में। और बृहद चतुष्टय या छायावाद के स्तंभ में तो लिया जाए तो 4 स्तंभ हैं प्रमुख: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। लघु त्रयी में महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं लघु त्रयी में। इन लोगों के अलावा और भी तमाम कवि हुए जिन लोगों ने छायावाद को विकसित किया, लेकिन हमने चर्चा किया है कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन बड़ा विचित्र हुआ था, दमनकारी भावनाएं चल रही थीं, इससे आम जनता त्राहि कर रही थी, और ऐसे में आम जनता को ही जगाने के लिए इन कवियों को आवश्यकता हुई कि प्रगति ऐसी विशेषताएं, क्रांति और स्वतंत्रता की आग जलाई जाए जिसे हम आम जनता में प्रबोधित कर सकें, उद्वेलित कर सकें, तरंगायित कर सकें। इस वाद को प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नाम दिया गया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद की प्रतिष्ठा पश्चिम की मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में सामने आई। यूरोप में इसका जन्म हो चुका था। मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद यूरोप में तहलका मचा चुका था। उसकी छाया या आभास हमारे भी साहित्य पर पड़ना आवश्यक था, क्योंकि यूरोपीय देश इंग्लैंड के ही शासक हमारे यहाँ शासन कर रहे थे और वो उसी पद्धति में ढालना चाहते थे। लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ा ही, जिसे छायावाद न देकर के नाम प्रगतिवाद नाम दिया गया। और इसी प्रगतिवाद के बीच में कुछ और आयाम आए, जिसमें नए नए विषयों का, नए नए उपमानों का, नए नए समीक्षाओं का और नए नए तरीकों का प्रयोग भी होने लगा। इसलिए आगे चलकर इसी में थोड़ा सा प्रयोगवाद भी उत्पन्न हो जाता है। 1838 से 1953 ईस्वी तक तो ये छायावादोत्तर काल माना ही जाता है। इसमें 2 काल समाहित हो जाते हैं। 1943 से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इन्होंने और इनके सहयोगी कवियों ने तरह तरह से प्रयोग किया और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से अपने अनुभवों और अपने उद्देश्यों को और प्रमुखता को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया, जिसे प्रयोगवाद कहते हैं। प्रगतिवाद में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला,
बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंदन पंत आदि कवियों ने, मुक्तिबोध आदि कवियों ने प्रगति के मानदंड पर उत्पन्न दिखाया। उसके बाद अज्ञेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव में अज्ञेय तो हैं, लेकिन उनकी सारी रचनाएं आम जनमानस के मानस पटल पर गेयात्मक हो जाती हैं। इस काव्य धारा को प्रयोगवादी की संज्ञा क्यों दी गई, इस संबंध में अज्ञेय जी का ये एक वक्तव्य मैं पढ़ रहा हूँ, जरा सा ध्यान देने योग्य बात है। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। इनका कहना यह है कि मैं प्रयोगवाद इस काल का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि प्रयोग प्रक्रिया और अनुभवों को प्रयोग करना तो लगभग हर काल में हुआ है, चाहे वह आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे छायावाद हो। नए नए प्रयोग हुए, लेकिन किसी एक काल में किसी एक विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। हर काल में प्रयोग हुआ। किसी भक्ति काल में केवल परमात्मा की ओर अग्रसर होने का और आम जनता को शांति दिलाने का और त्राहिमाम एक तारनहार को प्रकट करने का उद्देश्य रहा, प्रयोग रहा। किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया है। इनका कहना यह अज्ञेय जी का हर तरह से प्रयोग हुआ, लेकिन अब ऐसा प्रयोग किया जाए जिन पहलुओं पर अभी किसी कवियों ने प्रकाश नहीं डाला है या उनका प्रयोग नहीं किया है, या जिनको अभेद्य मान लिया गया है, जैसे सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग, दलित वर्ग और तमाम ऐसी विकृतियाँ थीं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर तमाम प्रसंग डाले गए। ऐसे में इनका प्रयोग किया गया, इन पर कविताएं लिखी जाने लगी। साथ ही साथ अन्य व्यक्तिगत कहानियाँ भी लिखी गईं, कविताएं भी लिखी गईं कहानी पर, और गद्य विधा पर चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। वो विशद अध्ययन है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर देना चाहिए कि उस पर भी कहानियाँ भी प्रयोगवादी मानदंड के आधार पर लिखी गई। नए नए कहानियों में भी प्रयोग किया गया। व्यक्तिगत कहानियाँ, व्यक्तिगत संबंधों पर कहानियाँ, काम भावना पर कहानियाँ, वासनात्मक कहानियाँ लिखी गईं। जबकि अब तक प्रेमचंद जी के से लेकर के प्रसाद और भी तमाम सुदर्शन कवियों ने, अरेले कहानीकारों ने सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, सामाजिकता पर और अंधविश्वासों पर कहानियाँ लिखी। लेकिन प्रयोगवाद के जीवन काल में, प्रयोगवाद की शुरुआत में तमाम ऐसे भी कहानीकार हुए हैं जिन लोगों ने स्त्री पुरुष के संबंधों पर भी कहानियाँ लिखी हैं और उन्हें मान्यता भी मिली और उस पर प्रयोग भी हुए। ठीक उसी तरह से कविता में भी प्रयोग हुआ, इसलिए इस काल का नाम प्रयोगवाद माना गया अनुसार अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी ने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन करके। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक 7 कवियों का, यानी एक स्वयं अज्ञेय जी, उसके बाद 6 अन्य कवियों की रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित कराया गया, जिसका आम जनता पर, बुद्धिजीवी वर्ग पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। इन कवियों में स्वयं अज्ञेय जी थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, तीसरे नंबर पर गिरिजा कुमार माथुर जिनकी रचनाएं निश्चय ही कालजयी हैं, उसके बाद प्रभाकर माचवे चौथे नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर नेमीचंद्र जैन आते हैं, 7वें नंबर पर भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भी 7 कवि रहे, लेकिन 7 अन्य नए कवि थे, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती वही हैं जिनकी कनुप्रिया उस समय धूम मचा दी थी। ठंडा लोहा धूम मचा दिया था। गुनाहों का देवता, जिस पर पिक्चर भी बन चुकी है, और मैं बताते चलूं कि जितेंद्र इसके प्रमुख नायक हैं। गुनाहों का देवता पिक्चर काफ़ी सराही गई और इनके उपन्यास पर ही बनाई गई है। उसके बाद तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी में। इनमें भी 7 अन्य कवि रहे, नए नए कवि, जबकि संपादकत्व अज्ञेय जी का ही रहा। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह,
कहें केदार खरी खरी की रचनाएं और आम वक्तव्य की रचनाएं इन्हीं की हैं। कुंवर नारायण सिंह, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। उसके बाद चौथा तार सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इसमें भी 7 नए कवि रहे, जिनमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा एवं राजेंद्र किशोर शामिल थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तार सप्तक को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद अब पुनः भी नए नए प्रयोग हुए। कई वर्षों तक चला ये कार्यक्रम। उसके बाद फिर काल समाप्त नहीं हुआ, काल करवट बदला और नई नई आवश्यकताएं होने लगीं और 1953 से एक पुनः नई शैली की कविताएं विकसित हुईं, जिन्हें हम नई कविता काल कहते हैं। नई कविता आगे चलकर कुछ ऐसी भी कविताएं लिखी गईं जिन्हें हम कविता नहीं बल्कि अकविता कह सकते हैं। विद्वानों ने भी इन्हें अकविता ही नाम दिया है, लेकिन उनकी लेखन शैली, उनके विषय उनके उपमान आदि अद्भुत प्रयोगशील रहे, इसलिए इन्हें हम कविता की ही श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कविता विचार प्रधान नहीं होती है, दिल प्रधान होती है। तो दिल से निकली हुई आवाज़ कविता की श्रेणी में रखी जा सकती है। इस प्रकार ये छायावाद के तिरोभाव के बाद छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तमाम प्रयोग किए गए और इस काल के कवियों ने भी हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। नए नए उपमान, नई नई विषय सामग्री, नए नए प्रयोग, नए नए विषय आदि पर कविताएं करके हमारे हिंदी शब्द भंडार को निश्चय ही समृद्ध किया, जो सराहनीय है। और बुद्धिजीवियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी इनकी रचनाएं, क्योंकि इनकी रचनाएं सर्वहारा के प्रति थीं, शोषितों के प्रति थीं, जो दलित थे, जिन्हें जो है कि सताया जा रहा था, चाहे अंग्रेज़ों की तरफ से हो, चाहे नवाबों की तरफ से हो, चाहे जमींदारों की तरफ से हो, उनके अंतर मन को स्पर्शित करते हुए इन कवियों ने लेखनी उठाई और सफल भी रहे। क्रांति आई और क्रांति का परिणाम हमारा देश आज़ाद भी हुआ। फिर बताते चला कि केवल कवियों के माध्यम से नहीं, इन कवियों ने भारतीय जनमानस के अवचेतन मन को चेतना प्रदान किया और उस चेतना के बाद क्रांति हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। बताते चलें कि इन कविताओं में अज्ञे जी की रचनाएं जो हैं, हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सवाल, हरि ओ करुणा प्रभामय में आदि रचनाएं भी जो है क्रांतिकारी एवं युग प्रवर्तक रचनाएं रही हैं। इसीलिए इनको भी हम कालजयी रचनाओं में स्थान देते हैं और निश्चय ही इनका योगदान हमारे भारतीय साहित्य के लिए, हमारी भारतीय जनता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद। अगला हम नई कविता काल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आग्रह भी है, सप्रेम निवेदन भी है, सादर निवेदन भी है बड़ों के लिए कि हमें प्रोत्साहित करते रहें और आशीर्वाद देते रहें। हमारे अनुजा लोग हमें स्नेह देते रहें और लाइक करते रहें और उत्साहवर्धन के रूप में सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि हम निरंतर आप लोगों के बीच बने रहें और अपना अनुभव, अपनी ज्ञान के अल्प ज्ञान से थोड़ा सा आप लोगों को भी अभिभूत करते चलें और उसे हम आप लोगों की सेवा में उपस्थित करते रहें। धन्यवाद। सभी लोगों को यथोचित प्रणाम आशीष।